Hello everyone, I am Dr. Devyani and you're watching Epistasis. So in today's video, we will do a quick revision of the chapter Chemical Coordination and Integration. So this is the first part of this video, quick revision. Okay, so in this part we will start this chapter is in the syllabus of CBSE class 11 biology, and we will do a quick revision. So make it clear that आप लोगों को ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक एंड आपके रेफरेंस बुक से अच्छे से पढ़ना है, एंड उसके बाद आप ये वीडियो देखिए क्विक रिवीजन के लिए. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इससे पहले हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा है. सो बॉडी का जो होम्योस्टेसिस और सिंक्रोनाइजेशन है, दैट्स मीन जो भी फंक्शन में मोर देन वन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको जो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही वो मैनेज होता है, राइट. सो ये मेनली एक लिंक है इन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो एक इकट्ठे कोई परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी फंक्शन, इसके लिए. ओके, सो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही फास्ट है, शॉर्ट लिव्ड है. ओके, सो दिस इज द डीमेरिट्स ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन के वो बहुत ही फास्ट है. अगर हमें कोई भी इसको कांस्टेंट मॉनिटर करना है कोई फंक्शन को, तो हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन के थ्रू नहीं कर सकते. ये बहुत ही शॉर्ट लिव है एंड बहुत ही फास्ट होता है. ये एक तरफ से अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट लिव हो तो फिर बार बार स्टिम्युलस की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट, नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. सब सेल्स के अंदर तक नर्व फाइबर्स नहीं पहुंचते हैं. नेक्स्ट, सेल्यूलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड. सो ये 3 पॉइंट्स के लिए मेनली केमिकल कोऑर्डिनेशन है, एंड इट इज मेनली डन बाय अ पर्टिकुलर केमिकल कॉल्ड हॉर्मोन्स. सो न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल coordination jointly coordinate and integrate all physiological functions, right? So next come into this chemical coordination. So ये इनमें जो important role play करता है, that is endocrine glands, and उससे secrete होते हैं hormones. So endocrine glands, so glands are basically of 2 types, exocrine and endocrine. Endocrine glands lacks ducts, कोई भी ducts नहीं होते, and their secretion is mainly called as hormones. Whereas in case of exocrine glands में duct होते हैं, so उनका secretion through duct उनके target organs में पहुंचते हैं. So these hormones they release, so these endocrine glands just release their secretion hormones into the blood, and through the blood they are transported to a distantly located target organ. So exocrine glands का होता है, कभी कभी target organs ये ज्यादा दूर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इनका थ्रू डक्ट ही होता है. लेकिन यहाँ इनका जो सिक्रीशन है, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को एज अ होल हार्मोन्स बोला जाता है, एंड ये हार्मोन्स ब्लड में डायरेक्टली रिलीज हो जाता है, जिसके थ्रू वो सारे टारगेट ऑर्गन्स में पहुंचते हैं. नेक्स्ट, अगर हम मॉडर्न को डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है, एंड ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम करता है. सारे सेल्स के अंदर ये मैसेज पहुंचाता है कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, राइट. सो दैट्स व्हाई दे आर केमिकल मैसेंजर्स. And recently a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands इसके अंदर भी आए हैं बहुत सारे न्यू मॉलिक्यूल्स जिनको हम हॉर्मोन्स के अंदर इंक्लूड कर चुके हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, राइट. सो फर्स्ट इज इनवर्टिब्रेट्स में वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है विथ फ्यू हार्मोन्स, बहुत ही कम हार्मोन्स होते हैं एंड बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है. वेयरएज वर्टिब्रेट्स में लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स होते हैं. सो हम इस चैप्टर में बात करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में. सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम्स में के अंदर, सो ये सिस्टम के अंदर कौन कौन आएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, hormones, and they are located, so these two things, that means endocrine glands and hormones producing from diffuse cells or tissues located in different parts of our body. So ये सारे endocrine glands
हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफ्यूज रहे, एंड इससे जो हॉर्मोन्स जो सिक्रीट होता है दैट इज हॉर्मोन. सो ऑल टुगेदर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हॉर्मोन्स कंप्राइजेस दिस एंडोक्राइन सिस्टम. सो यहाँ पे अगर आप फिगर देखें तो यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी के इतने सारे मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ ब्रेन में हाइपोथैलेमस है जो एक रीजन है. हम न्यूरल कंट्रोल जब पढ़े थे उसमें हमने डिटेल्स में फोर्थ ब्रेन का ये स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस उसको डिस्क्राइब किया है. यहाँ पे कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं जो बेसिकली नर्व्स हैं वहां, लेकिन वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंड दिस हार्मोन्स इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. सो हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द this neurosecretory cells which are present inside hypothalamus is one of the important member of endocrine system. Another is pituitary gland. Pituitary gland को हम master gland भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से secrete हुए गए बहुत सारे hormones कोई दूसरे endocrine gland की functions को regulate करते हैं. So that's why it is the pituitary gland, master gland. पीनियल ग्लैंड भी यहाँ होता है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. इसके अलावा हम ट्रैकिया के ऊपर थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड से इससे हार्मोन सिक्रीट होता है. थाइमस जो हमारे लंग्स के साथ हमारे थोरेसिक कैविटी में रहता है, थाइमस या ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है. इसके अलावा पैनक्रियास ये एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है. इट इज सम पार्ट ऑफ इट वर्किंग एज एन exocrine gland and some part working as an endocrine gland, so that is called composite gland. Pancreas, adrenaline जो किडनी के ऊपर कैप के जैसा बैठा हुआ रहता है, so this is adrenal gland, ये भी important है. And our gonads like ovary and testes, these are all endocrine glands of the human body. So इसके अलावा thymus, no I have completed all this, so all this gonads. इसके अलावा endocrine glands हमारे बॉडी में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो नहीं है लेकिन यहाँ से हार्मोन सिक्रीट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, किडनी, हार्ट एंड लिवर. सो यहाँ ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है लेकिन यहाँ से सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, राइट. नाउ स्टार्टिंग विद हम एक ईच एंड एवरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका पोजीशन कहाँ पे है, इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड इनके फंक्शंस, राइट. सो हाइपोथैलेमस इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन फोर ब्रेन का एक पार्ट है, एंड ये बेसिकली डायनसेफेलॉन एक रीजन है उसका बेसल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस. इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, and these groups are called nuclei and they produce hormones. So ये hypothalamic hormones mainly 2 groups में divided है. First one is releasing hormone and another one is inhibiting hormones, and दोनों का function opposite है. Releasing hormones stimulate secretion, okay, of pituitary hormones. So ये hypothalamus का target organ pituitary होता है. Pituitary gland को control करता है hypothalamic new hormones. So that's why the releasing hormones stimulate the secretion of pituitary hormones. Inhibiting hormones inhibit the secretion of pituitary hormones. Okay, क्योंकि बॉडी में हमेशा एक चेक सिस्टम रहता है, so that's why hypothalamus दोनों टाइप के हार्मोन से सिक्रीट करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, राइट. सो एग्जांपल ऑफ स्टिम्युलेट रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिम्युलेट करता है सिक्रीशन, दैट इज GnRH हार्मोन एंड gonadotropin releasing hormone, and it stimulate the release of gonadotropins. Gonadotropins कौन है, बाकी जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तब हमको पता चलेगा. नेक्स्ट इज inhibiting hormones is somatostatin. It inhibits the release of growth hormone, right. So these are 2 examples of releasing hormone and one for inhibiting hormone. Now दिस हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो है जहां से हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रिलीज होता है, ये इनका मेन टारगेट ऑर्गन इज पिट्यूटरी. नाउ पिट्यूटरी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पोर्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सो दिस इज द फिगर
So ये है hypothalamus, this blue color region, and these are hypothalamic neurons. So just see these are hypothalamic neurons. Now ये pituitary के साथ, pituitary ये hypothalamus के साथ एक stalk से जुड़ा हुआ रहता है, and यहाँ पे जो anterior, so this region, this is dark region is anterior pituitary and this light region is posterior pituitary. Now the hormones which come from this hypothalamic neurons comes differently to anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary में जाने के लिए इनके पास एक portal circulatory system होता है. Okay, so the neurons release their secretion or hormones in this portal circulatory system, and this portal circulatory system वो hormone को लेके आता है anterior pituitary में. But in case of posterior pituitary, they are under direct control, direct neural regulation, right? So यहाँ से इनका ये जो न्यूरॉन है, just see that ये बहुत ही बड़ा है साइज में, and ये अपना secretion directly posterior pituitary में ही release करता है, right? So that's why they pass the hypothalamic neurons release hypothalamic hormones and pass through the axon. This hormone pass through the axon and release from their nerve ending, that is axonal terminals. Now they reach anterior pituitary through a portal circulatory system and regulate their function, and they reach posterior pituitary is under direct neural regulation of the hypothalamus, right? So यहाँ पे this is the two different thing. Okay, that means all these hormones reach anterior pituitary through portal system and posterior pituitary directly from the neuron. Okay, so ये जो hypothalamic neurons है, ये सारे releasing hormone and inhibiting hormones के में दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है. So हम जो जिसका भी स्टिम्युलेट करता है, जो हार्मोन जैसे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, सो ये हार्मोन गोनाडोट्रोफिन की रिलीज को स्टिम्युलेट करता है. तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप का डिफरेंट टाइप का रिलीजिंग हार्मोन होता है जो अलग अलग हार्मोन्स की रिलीज को कंट्रोल करता है. ओके, स्टिम्युलेट करता है. ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट endocrine gland is pituitary gland. So it is located in the bony cavity called sella turcica and is attached with hypothalamus by a stalk. So see this picture. So ये जो pituitary का region है, this is under a bony cavity and this cavity is called sella turcica, and ये hypothalamus के साथ एक stalk से जुड़ा हुआ है. So this is the stalk, एक stalk से जुड़ा हुआ रहता है. Okay, now it is divided into two portion, adenohypophysis, neurohypophysis. Now adenohypophysis बनते हैं पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ये दो रीजियन में. ओके, सो दिस ये दो रीजियन जुड़ के बनता है एडिनोहाइपोफाइसिस. इसमें जो पार्स डिस्टालिस पोर्शन है, इट इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी. सो जस्ट रिमेंबर ए for anterior and A for adenohypophysis. So that's why anterior pituitary is adenohypophysis. And यहाँ पे जो pars distalis region है, it is mainly anterior pituitary. But humans में ये दो part काफी fused होते हैं, तो एक ही जैसा part बन जाता है. pars distalis and pars intermedia जुड़ जाते हैं, बहुत ही fused condition में रहते हैं, right? And the other portion is neurohypophysis और posterior pituitary. अब हम पढ़ेंगे कि एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं. सो मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट मींस पार्स डिस्टालिस से रिलीज होते हैं दिस हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स. नंबर 1 इज ग्रोथ हार्मोन GH, नंबर 2 प्रोलैक्टिन PRL, thyroid stimulating hormone TSH, adenocorticotropic hormone ACTH, luteinizing hormone LH, follicle stimulating hormone FSH, right? But in pars intermedia जो भी एडिनोहाइपोफाइसिस की ही पोर्शन है, इससे रिलीज होता है ओनली वन हार्मोन, दैट इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन MSH. Okay, so in humans pars intermedia is almost fused with
pars distalis. Now come to neurohypophysis, जिसका portion is pars nervosa and it is posterior pituitary. यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन का नाम हमने पहले भी एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट. सो नाउ अब हम लोग हर एक हार्मोन की फंक्शंस पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन. सो ओवर सिक्रीशन अगर होता है तो ग्रोथ हार्मोन इज मेनली रिलेटेड टू ग्रोथ. So if over-secretion, that means overproduction of growth hormone occurs, what happens? It stimulates abnormal growth of the body, leading to gigantism. So it is a disease condition, gigantism. Okay. अगर low secretion होते हैं, so it just stunted growth, resulting in pituitary dwarfism. Okay, so this is result of over secretion and low secretion. And another disease called acromegaly. It is excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, resulting severe disfigurement. ये mainly face से समझ में आता है, and premature death. So acromegaly mainly adult को होता है. ये एक्सेस सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन की, जो मिडिल एज में मेनली होता है. इसमें डिसफिगरमेंट होता है, फेस काफी बढ़ जाता है, प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकता है, राइट. नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोलैक्टिन. इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स. Next is TSH, thyroid stimulating hormone. Okay, so TSH, and it stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormones. So हम thyroid hormones के बारे में next part में पढ़ेंगे. So mainly TSH stimulate करता है synthesis and secretion of thyroid hormones from thyroid gland. Okay. Next is ACTH, adrenocorticotropic hormone. So it stimulates the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoid from adrenal cortex. एड्रीनल ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंड ये जो पिट्यूटरी से सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर डायरेक्टली काम कर सकते हैं. जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मेन जो टारगेट ऑर्गन है इट इज थायराइड. अगेन ACTH का टारगेट ऑर्गन इज एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स एक स्पेसिफिक स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट. सो इसका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है. Next is LH, luteinizing hormone, and FSH, follicle stimulating hormone. So they are mainly related with gonadal activity and hence called gonadotrophin. So that's why in case of hypothalamic hormones, there is a releasing hormone called GnRH, and that means gonadotrophin releasing hormone. So this hypothalamic hormones can directly work in this pituitary and stimulate the production or synthesis of gonadotrophins like LH and FSH, right? So in case of males, so luteinizing hormones, so these two hormones are present in both male and female, but their function is different. So don't confuse between it. Follicle stimulating hormones and LH both present in male and female, but their amount is different and their function is different. So LH in males, it stimulates the synthesis and secretion of hormones called androgen from testes. So androgen is a male sex hormone and it will be released from testes. So LH just stimulate and synthesize the secretion of this hormone from testes. In case of FSH in males, it along with androgen, FSH regulates spermatogenesis. Spermatogenesis means the procedure by which sperm is formed. So it is spermatogenesis. So along with this androgen, FSH also works and regulate on the spermatogenesis procedure. So what it will happen in case of a female. So in case of females, LH, that means luteinizing hormones, induces ovulation of Graafian follicles and maintains corpus luteum formed from the remnants of Graafian follicles after ovulation. So ovary में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो ग्रेजुअली ग्रो करके मैच्योर जो फॉलिकल का फॉर्म लेते हैं, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल. नाउ ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉर्म ऑफ दिस फॉलिकल, एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन व्हाट हैपेंस, दिस ग्राफियन फॉलिकल्स
ओव्यूलेशन के टाइम पे ही ये मैच्योर होते हैं. सो ये इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड ये ग्राफियन फॉलिकल्स का ही ओव्यूलेशन होता है. सो ये स्टिम्युलेट करते, ये फंक्शन मेनली है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है. एंड आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है. दैट्स मीन ग्राफियन फॉलिकल will finally destroy and forms a remnant. Okay, so this remnants are mainly called corpus luteum and ये जो maintains this corpus luteum को भी maintain करने में after ovulation LH help करता है, right? So this is the function of luteinizing hormone in females. In case of females, FSH stimulate growth and development of ovarian follicles in females. Okay, so that's why I'm telling that in case of ovary, there are different type of follicles and they gradually mature from primary follicles, secondary follicle, Graafian follicles. So ये जो growth and development होता है ovarian follicles का, इसको control करता है FSH. Okay. Next come to another hormone called melanocyte stimulating hormone. ये रिलीज होता है पार्स इंटरमीडिया से, जो एक ही हार्मोन रिलीज होता है एंड इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट्स एंड रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन. हमारे पिगमेंटेशन जो स्किन कलर डिफाइन करता है मेलानिन एंड मेलानोसाइट सेल्स प्रोड्यूस करता है मेलानिन एंड ये हार्मोन ये मेलानोसाइट्स को ही के ऊपर ही काम करके रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन. Next is come to the pars nervosa. Okay, that means posterior pituitary. यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होता है. First one is oxytocin. So it mainly acts on smooth muscles. So smooth muscles mainly हमारे इनर और इंटरनल ऑर्गन्स का जो वल्स होता है ये सब फॉर्म होता है स्मूथ मसल से. सो दे एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिम्युलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन. ये जो पेरिस्टॉल्सिस होता है, जैसे हम खाना खाते हैं वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करता है. इट इज ऑल्सो डन बाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टॉल्सिस एंड ये मेनली स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता है, राइट. सो दिस कॉन्ट्रैक्शन इज मेनली कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट अनदर रोल इज टू स्टिम्युलेट अ विगरस कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस. जब चाइल्ड बर्थ के टाइम आता है तब यूटेरस का विगोरस कॉन्ट्रैक्शन करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन. सो इसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन में. ओके, एंड ऑल्सो मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड, मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है. Next hormone is vasopressin. Another name of vasopressin is antidiuretic hormone. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. It's mainly acts at the kidney and stimulate reabsorption of water and electrolytes from distal convoluted tubule and reduces diuresis. Diuresis means excessive loss of water through urine. So इस condition को रोकता है vasopressin और antidiuretic hormone. ये reabsorb करता है electrolyte and water की, ताकि mainly from the distal convoluted tubule, ताकि diuresis ना हो. Okay, another disease is diabetes insipidus. It is mainly an impairment affecting synthesis and release of this particular ADH hormone and results in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. So diabetes can be of two types, diabetes insipidus and diabetes mellitus. Diabetes mellitus के बारे में हम लोग pancreas जब पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा. This disease is diabetes insipidus, जहाँ पे ADH का रिलीज सिंथेसिस एंड रिलीज नहीं होता है, कम होता है. दैट्स वाई वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू यूरिन एंड dehydration भी होता है. So this is a disease condition. So that's all about the part 1 of this quick revision of this particular chapter, chemical coordination and integration. So इनके जो next part है उसमें हम बाकी जो दूसरे endocrine glands है उसके भी location and उनके जो important hormones है उसके बारे में पढ़ेंगे. Okay, so don't miss that, and if you like this video, just share it among with your friends and subscribe to Epistatic. Take care and bye bye.